हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अविनाश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं शाकुंतलम गुरुकुल। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, और उससे पिछले लेक्चर में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स काइंड की इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, अट्रैक्टिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फोर्स तय किया था। लेकिन हमने कहीं भी ये बात नहीं की थी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते थे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में मास है m1 m2 और उनके बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल r है, तो उनके बीच से लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा g टाइम्स m1 टाइम्स m2 अपॉन r स्क्वायर की। तो ये हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला था जिससे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पता चल रही थी। वैसा हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, समझ लिया क्या नेचर होता है इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। रिपल्सिव इन नेचर होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, लेकिन कहीं भी हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला इसके लिए होता है, इसकी बात नहीं की थी। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ओके एट ए स्पेसिफिक सेपरेशन। तो हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी चार्ज सिस्टम के लिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स और कुछ और भी उनके सहयोगी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला to find the magnitude of electric force between the charge system। ओके, तो आज हम लोग उसी के विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग अपना हेडिंग लगाते हैं कूलॉम्स लॉ। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जो भी हम लोग फॉर्मूला देंगे वो एक्सपेरिमेंटल होगा। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है कूलॉम्स और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों के द्वारा। ओके, तो हम लोग कुछ इस फॉर्मूले को निकालने से पहले, जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल कर आता है उसको लिखने से पहले, कूलॉम्स लॉ लिखने से पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ के विषय में एक छोटा सा इंट्यूशन लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक छोटा सा इंट्यूशन जनरेट करने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या देखा था गाइस फर्स्ट लेक्चर में कि दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनके बीच में रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा था। लेट्स से Fe, हमने Fe कह दिया उसको। जितना इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा रिएक्शन लॉ, जितना ये इस पे रिएक्ट करेगा उतना ही इसको रिएक्शन मिलेगा। ओके, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल क्यू है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज स्मॉल क्यू होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो जितना चार्ज इससे उतना ही चार्ज इससे। सेपरेशन इसका हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर है। ओके, क्या है, स्मॉल आर सेपरेशन है, या फिर हम लोग ये मान लें कि 1 मीटर का सेपरेशन है। ये बात सही होगी, 1 मीटर का सेपरेशन। ठीक, तो हमने देखा कि ऐसे अगर दो इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, ऑपरेट होगा, जिसको हमने Fa से कह दिया। ओके, क्या हो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन न लेकर दो इलेक्ट्रॉन को लिया जाए, यानी ठीक है इसके नीचे बना लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की जगह दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की जगह दो इलेक्ट्रॉन को लिया, उनको एक दूसरे से सटाकर एक रस्सी से बांध दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल है, यानी आप उसको देख ही नहीं सकते तो बांधेंगे कैसे, लेकिन आपको फील लाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन को लिया, एक दूसरे में के पास रखकर उनको कस कर बांध दिया कि वो एक दूसरे से दूर न जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लिया,
और उनको कसकर बांध दिया। इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन अभी रिपल्सन गायब है, बाहर दिया हमने ना रस्सी से, तो वो रिपेल तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ले दिया। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रॉन की जगह ये भी सोच सकते हैं कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिसपे जो चार्जेज हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये भी आप समझ इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक, अभी भी जो हमारा सेपरेशन है इन 2 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में 1 मीटर का है। तो अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स Fe डैश मान लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि Fe1, ठीक, इस रिपल्सिव फोर्स से अलग कुछ हमने माना है यहाँ पे, ये भी रिपल्सिव फोर्स ही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन ही, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन ही है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल q चार्ज है तो इस पूरे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे, 2q चार्ज होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2q चार्ज हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? तो ये 2q जो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है जिसपे चार्ज 2q है, ये इस इलेक्ट्रॉन के कलेक्शन पर रिपल्सिव फोर्स Fe1 लगा रहा होगा। सिमिलरली न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन कलेक्शन है, इस इलेक्ट्रॉन कलेक्शन पे क्या कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स Fe1 ही लगा रहा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो Fe1 है, क्या है, ये जो Fe1 आ रहा है निकल कर, आप देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। यहाँ पे q चार्ज था तो यहाँ पे 2q चार्ज हो गया, लेकिन सेपरेशन सेम है। तो Fe1 जो निकल कर आया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो पहले केस में जो Fe था उसकी तुलना में ये 4 टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स ऑफ Fe1 हो गया है। क्या हो गया है, 4 टाइम्स ऑफ Fe1 हो गया है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 2q है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, 3q ले लेंगे। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन। सेपरेशन अभी भी हम लोग का वही है 1 मीटर। 1 मीटर, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे चार्ज कितना है टोटल 2q, और यहाँ पे चार्ज कितना है 3q। तो जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है, तो दोनों पे चार्ज नेगेटिव, दोनों तरफ चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने कन्वेंशन से सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको नेगेटिव ही हम लोग लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज, इतनी बात समझ में आई, ये नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन इस पे लग रहा होगा, जैसा कि पिछले 2 केस में लग रहा था। तो अब ये जो रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स है इसको Fe2 मान लेते हैं, सॉरी रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको हम लोग मान लेते हैं Fe2 है, और यहाँ पे है Fe2 ही यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब देखा गया कि जो Fe2 हो रहा है, क्या Fe2 आ रहा है, ये है 6 टाइम्स ऑफ Fe। क्या है गाइस, जो अब नया रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स निकल कर आया वो है 6 टाइम्स ऑफ Fe। ओके, इस तरीके से इसको देखा गया। तो इससे क्या मिल रहा है गाइस, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेम सेपरेशन देखें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन कलेक्शन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन यहाँ, लेकिन सेपरेशन यहाँ भी सेम है, सेपरेशन यहाँ भी सेम है। लेकिन Fe देखा गया कि यहाँ पे Fe है, तो यहाँ पे 2q चार्ज रखा गया, तो यहाँ पे 4 Fe आया। ओके, यहाँ पे Fe2 कितना आया, 6 Fe आया। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि -q इंटू -q कितना हो रहा है, q स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, q स्क्वायर हो रहा है। इन दोनों चार्जेस का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, -q इंटू -q, तो ये क्या आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है, q स्क्वायर। तो इसके आगे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत है, यानी 1 टाइम्स q स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप इस सिस्टम के लिए देख लीजिए, तो -2q यानी इस पे जितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई
-2q, ये कितना आ रहा है गाइस 4q², क्या आ रहा है 4q²। तो आप ये जो नंबर आ रहा है q² के आगे, इसको ध्यान से देखिए, क्या करिए ध्यान से देखिए। थर्ड केस में क्या हो रहा है गाइस, उसी तरीके से करिए -2q इंटू -3q, तो ये आ रहा है 6q², 6q²। यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसका जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 1 × q² आ रहा था। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन कलेक्शन पे जो चार्ज है -2q और इस इलेक्ट्रॉन कलेक्शन पे जो चार्ज है -2q, इन दोनों कलेक्शन पे जो चार्जेस है उनका जब मल्टीप्लाई किया हमने तो 4 × q² आया। उसी तरीके से इन दोनों पे जो चार्जेस है उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 6q² आ रहा है, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे Fe है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है Fe1 वो 4 टाइम्स ऑफ Fe है। यहाँ से एनालॉजी देखिए 4 टाइम्स ऑफ Fe, और जब यहाँ पे 1 था तो 1 टाइम्स ऑफ Fe। यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखिए Fe2, जब चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के जो चार्जेस है उनका मल्टीप्लिकेशन 6q, तो 6q है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या आ रहा है 6 टाइम्स ऑफ Fe आ रहा है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यानी Fe, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिन दो चार्जेस के बीच में, जिन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस चार्ज, उन दोनों पर जो चार्ज है उसके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q1 है, दूसरा पार्टिकल Q2 है, उसपे चार्ज, उन दोनों का सेपरेशन मान लीजिए स्मॉल r, ठीक। तो इन दोनों पर जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 टाइम्स Q2 से। देखिए ना आप यहाँ पर देखिए, मैग्नीट्यूड ऑन बोथ चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन है तो 1 × q², तो यहाँ पे 1, तो Fe फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जब चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन 4q² हो गया, चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो 4 टाइम्स ऑफ q² हो गया, यानी जो पहले चार्ज था उसका 4 टाइम्स हो गया। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स था, वो 4 टाइम्स बढ़ गया। उसी तरीके से ये देखिए, अब इन दोनों में चार्ज का मल्टीप्लिकेशन किया था 6 टाइम्स ऑफ q², पहले इनिशियल क्या था q² था तो Fe फोर्स था, अब ये चार्जेस क्या है, चार्जेस बढ़कर 6q² हो गए हैं। तो जो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो 6 टाइम्स बढ़ गया है एज कंपेयर टू इनिशियल फोर्स। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक, और इनके बीच का सेपरेशन हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r है, तो इन दोनों चार्जेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे की वजह से, ठीक। अब अगर इन दोनों पर जो चार्ज का साइन सेम है तो रिपल्सन लग रहा होगा, अगर चार्ज का साइन डिफरेंट है तो अट्रैक्शन लग रहा होगा, ओके। तो हम लोग मान लेते हैं कि Q1 Q2 अभी पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि इससे इधर की तरफ Fe लग रहा होगा, तो इससे जाहिर सी बात है इस Fe के उलट क्या हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में Fe लग रहा होगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन से देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 × Q2 से। ये एक्सपेरिमेंट से निकल कर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। अभी हमने क्या किया, इस पूरे तीनों केस में सेपरेशन को कांस्टेंट रखा था, दोनों पे चार्ज वेरी करा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को, जो दो चार्ज पार्टिकल है उस पे चार्ज सेम रखेंगे, उसके सेपरेशन को बढ़ाएंगे कि सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है क्या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देखते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो हमने दो इलेक्ट्रॉन्स से लिया, उनके बीच का सेपरेशन पहले 1 मीटर रखा हमने, या 1 मीटर ना रखकर हम लोग जनरलाइज इसको कर लेते हैं, हमने स्मॉल r रख दिया। क्या कर दिया, स्मॉल r, ठीक है, ठीक है 1 मीटर। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेशन को इनिशियली 1 मीटर रखा। तो इससे जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा था वो Fe आ रहा था। हमें क्या मिला ऑब्जर्वेशन से, या फिर कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं।
तो हमें जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला या फिर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स मिला वो Fe मिला। मान लेते हैं कि वो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड Fe है। इसी बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, ये जो 1 मीटर का सेपरेशन है गाइस, इसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, 2 मीटर कर दिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रहा, इसके बीच का सेपरेशन हमने कर दिया 2 मीटर। तो अब इस पे जो, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है दोनों पर, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो Fe1 कुछ हमने सेपरेशन बढ़ाया, अब नहीं पता सेपरेशन बढ़ाने से ये जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फोर्स का ये बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग अभी के लिए इसको मान लेते हैं कि Fe1 फोर्स है। अगर नहीं घट रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा, तो Fe1 = Fe हो जाएगा, और घट बढ़ रहा होगा तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो Fe1 हम लोग अभी मान कर चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स Fe1 लगा रहा है। उसी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया कि जो ये Fe1 है ये आ रहा है 1/4 टाइम्स ऑफ Fe। क्या रहा है, 1/4 टाइम्स ऑफ Fe। अब और आगे चलते हैं और केसेस बात कर लेते हैं, सेपरेशन को और बढ़ाते हैं। अब 2 मीटर से हम लोग सेपरेशन को 3 मीटर कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये इलेक्ट्रॉन रहा। अब सेपरेशन हमने क्या कर दिया है गाइस, 3 मीटर। तो अभी भी इन दोनों पे जो चार्जेस का नेचर है सेम है, यानी निगेटिव है, तो रिपल्सन लग रहा होगा। तो अब जो नया रिपल्सिव फोर्स निकल कर आ रहा होगा तो उसको Fe2 से डिनोट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो Fe2 निकल कर आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये है 1/9 टाइम्स ऑफ Fe। ओके, तो इन तीनों केसेस को जब ऑब्जर्व किया गया तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हर एक केस में उसकी डिपेंडेंसी है सेपरेशन पे। क्या है, क्योंकि चार्ज तो सेम है, सेपरेशन वेरी कर रहा है, तो हमने देखा कि जो फोर्सेस निकल कर आ रही हैं तीनों केस में वो सेपरेशन के साथ वेरी कर रही हैं। और वो किस फैशन में वेरी कर रही है, किस तरीके से वेरी कर रही है। तो जब 1 मीटर का सेपरेशन था, 1 मीटर का सेपरेशन था R=1, तो हमने देखा कि फोर्स जो था इलेक्ट्रिक फोर्स वो Fe था। क्या था, Fe था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब R=2 मीटर हो जाए सेपरेशन, तो जो अब इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 1/4 टाइम्स ऑफ Fe हो गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2² ऑफ Fe। ओके, जब सेपरेशन 3 मीटर का था तब जो फोर्स निकल कर आ रहा है, जब सेपरेशन 3 मीटर का था तब जो फोर्स निकल कर आ रहा है वो है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 को 3²। यानी यहाँ से क्या बात निकल कर आ रही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/ इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर की। ये बात निकल कर आ रही है इन तीनों केसेस से कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/ जो सेपरेशन है उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में उसके स्क्वायर का। ओके, तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखा। एक ऑब्जर्वेशन तो ये देखा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उनके जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल है। और दूसरा केस हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है 1/ सेपरेशन का स्क्वायर, उन दोनों के चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर। ठीक, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, अब पहला और दूसरा को क्या करते हैं, इसका प्लग करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि जो Fe है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P1 × Q2/R²। इस तरीके से
अगर दो प्रोपोर्शनलिटी है, कोई फंक्शन जो है दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी में क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से दोनों को क्लब करके इक्वेशन को लिखते हैं। तो ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो Fe इक्वल्स टू, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया हमने, यहाँ पे एक कांस्टेंट स्मॉल के लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये ऑब्जर्वेशन से आया है, ठीक, ओके ना। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन से आया, एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि K क्या है गाइस, तो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके, और R क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स जिनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, चार्जेज हैं ऑन पार्टिकल्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ओके, ठीक है। इस स्मॉल k की वैल्यू क्या होती है, इसको लिख लेते हैं। इस स्मॉल k की क्या वैल्यू होती है, इसको लिख लेते हैं, न्यूटन। अब इसका यूनिट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिए, इस स्मॉल k का यूनिट निकालना है हमें क्या करना है, स्मॉल k का यूनिट निकालना है। तो स्मॉल k को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी सारी चीजों को एक तरफ भेज देते हैं, तो Fe इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब हमें यूनिट ऑफ k निकालना है, यूनिट ऑफ स्मॉल k। तो क्या करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, और R क्या सेपरेशन है, सेपरेशन यानी डिस्टेंस है, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 ये चार्ज है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम यानी C, तो C स्क्वायर, ओके। तो k की वैल्यू ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी यूनिट जो है निकल कर आ रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। इनफैक्ट स्मॉल k होता क्या है, स्मॉल k इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखेंगे कि जो k की जो वैल्यू होती है वो होती है ये, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, ओके। तो आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई स्मॉल k, ओके। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी k, और जब k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ओके। यूनिट क्या होगा गाइस, 1/4 का यूनिट लेता है, और k का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और 1/4 क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपने 10th में ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने क्या डिस्कस किया था, जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था कि लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो बेंड करती है, क्या करती है, बेंड करती है। तो वो कितना बेंड करेगी, कितना अधिक बेंड करेगी, ये किस पे डिपेंड करता था गाइस, कि जिस मीडियम में वो जा रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना गुना है पहले मीडियम से। यानी जिस, ये मान लीजिए अभी लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है पहला मीडियम है और इसके नीचे दूसरा मीडियम है,
तो कुछ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कुछ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो लाइट इस तरीके से जाएगी। और ये क्या करनी चाहिए, अगर ये यहाँ पे ये दूसरा मीडियम नहीं रहता तो लाइट सीधे ऐसे जाती, लेकिन अभी ये दूसरा मीडियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लाइट क्या करेगी, थोड़ी सी बेंड करेगी। अब हो सकता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो, वो किस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ठीक, यानी ये डेंस मीडियम है, सॉरी हाँ ये क्या है, डेंस मीडियम है। मान लीजिए वो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, क्या करिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो ये कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, कितना अधिक बेंड होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, तो कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले की तुलना में, यानी जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी तुलना में कितना अधिक है। ओके, तो उसी तरीके से परमिटिविटी या फ्री स्पेस क्या होता है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस भी यही बताता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आप अगले लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई चार्ज है, उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स का इन्फ्लुएंस है किसी भी मीडियम में कितना दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग परमिटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई ऐसा मीडियम है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसके इर्द गिर्द पूरा क्या है, एक मटेरियल भरा हुआ है या फिर एक मटेरियल भरा हुआ है। इस तरीके समझ लीजिए एक बकेट में क्या है, एक बकेट में क्या है, पानी है, पानी के अंदर हमने चार्ज को रखा है। तो पानी में इस चार्ज से 1 मीटर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिससे 1 कूलम का चार्ज हो, तो 1 कूलम का चार्ज है, 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये जो 1 कूलम का चार्ज है, ये जो Q कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इसके वजह से 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है 1 मीटर दूरी पर, ठीक। अब पानी को हटाकर हम लोग यहाँ पे अगर बकेट में ग्लिसरीन भर दें तो सेम 1 मीटर सेपरेशन पे ये जो टेस्ट चार्ज रखा था, अब ये जो है थोड़ा से हटकर फोर्स अनुभव करेगा, क्या करेगा, 1 न्यूटन से थोड़ा से डिफरेंट फोर्स क्या करेगा, फील करेगा, ठीक। तो ये किसकी वजह से फोर्स वैरी कर रहा है, जबकि चार्जेस का अमाउंट सेम है और सेपरेशन भी सेम है, फिर भी जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो वैरी कर रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, परमिटिविटी की वजह से हो रहा है, ठीक। तो परमिटिविटी अगर अधिक है किसी भी मटेरियल की जिसमें चार्ज पार्टिकल रखा गया है, अगर उसकी परमिटिविटी अधिक है तो वो क्या करेगा, एक निश्चित डिस्टेंस पर कम फोर्स क्या कर पाएगा, ऑपरेट करा पाएगा। उसका जो फोर्स होगा एक निश्चित डिस्टेंस पे वो कम होगा। अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसका परमिटिविटी क्या है, अधिक है, सॉरी कम है, तो वो उसी सेम डिस्टेंस के लिए अधिक फोर्स को क्या करेगा, जनरेट कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे।